हेलो फ्रेंड्स। अभी जो रात का समय है, मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो जनरेट की है और देखकर बताइए कि ये वीडियो कैसी है। इस टाइप की वीडियोस आपके पढ़ाई के लिए मैं डालता रहूँगा, तो स्टे ट्यून। नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस खास ऐतिहासिक पाठ में सभी का स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महान और वीर नायिकाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये बस एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे देश में साहस और बहादुरी का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस पाठ में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे मणिकर्णिका के निडर बचपन से, फिर जानेंगे कि वो झांसी की रानी कैसे बनी। इसके बाद अंग्रेजों की लैप्स नीति, फिर 1857 के संग्राम में उनकी भूमिका, और अंत में उनके अमर बलिदान और प्रेरणा को समझेंगे। तो आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, मणिकर्णिका का एक निडर बचपन। अब जरा इस समय चक्र को ध्यान से समझिए। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इसके बाद 1857 के ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक बेहद अहम भूमिका निभाई और 18 जून 1858 को ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई। सोचिए, उनका जीवनकाल सिर्फ 29-30 साल का ही था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने इतिहास पर जो गहरी छाप छोड़ी, वो वाकई अद्भुत है। क्या सबको पता है कि बचपन में उनका असली नाम मणिकर्णिका था? हाँ, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहकर बुलाते थे। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि मनु कोई आम बच्ची नहीं थी। वो बचपन से ही गजब की बहादुर और निडर थी। डर तो जैसे उनके स्वभाव में कहीं था ही नहीं। अब जहाँ एक तरफ बाकी बच्चे साधारण खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं हमारी मनु कुछ अलग ही कर रही थीं। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला जैसी कठिन चीजें सीख ली थीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यही वो कलाएं थीं जिन्होंने उन्हें आगे चलकर आने वाली बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए फौलाद सा मजबूत बना दिया। चलिए अब हमारे दूसरे भाग पर चलते हैं, झांसी की रानी। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, और सच मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी विवाह के बाद मणिकर्णिका को आधिकारिक रूप से वो नाम मिला जिस नाम से आज पूरी दुनिया उनके सामने सिर झुकाती है, झांसी की रानी। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, जो थोड़ा तनावपूर्ण है, अंग्रेजों की लैप्स नीति। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने लैप्स नीति का इस्तेमाल करके झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। अब ये लैप्स नीति क्या थी? आसान शब्दों में कहें तो ये अंग्रेजों का एक नियम था कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा या पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसका डटकर विरोध किया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी झांसी कभी नहीं देंगी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के उस पहले स्वतंत्रता संग्राम में रानी ने जो वीरता दिखाई, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए विद्यार्थियों। रानी अपने सबसे बहादुर घोड़े बादल पर सवार हैं, एक हाथ में चमकती हुई तलवार है और वो सीधे युद्ध भूमि में उतर गई हैं। एक रानी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए खुद दुश्मनों की फौज से भिड़ रही थी। और पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? युद्ध के मैदान में उनकी बिजली जैसी फुर्ती और तलवारबाजी का कौशल देखकर खुद अंग्रेज अफसर भी सन्न रह गए थे। उनका साहस इतना विशाल था कि उनके कट्टर दुश्मनों को भी उनकी युद्ध कला की तारीफ करनी पड़ी। ये एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। अब हम इस ऐतिहासिक पाठ के अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, अमर बलिदान और प्रेरणा। विद्यार्थियों, इतिहास की इस तारीख को हमेशा याद रखिएगा। 18 जून 1858 ग्वालियर के मैदान में अंग्रेजों से अपना आखिरी और सबसे भयंकर युद्ध लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। उन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने टेकने या पीछे हटने के बजाय अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना सही समझा। तो आज के इस पाठ को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। रानी लक्ष्मीबाई का ये बलिदान आज इतने सालों बाद भी हम सबको कैसे प्रेरित करता है? सोचिए, कैसे एक निडर बच्ची आगे चलकर पूरे राष्ट्र के लिए अदम्य साहस का प्रतीक बन गई।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस ऐतिहासिक पाठ से सभी विद्यार्थियों को बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इतिहास को समझते रहिए और सीखते रहिए।